Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. The book which we are following is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition of the book. The publisher of the book is Pearson Publishing. The author of the book are Sunil Chopra and Peter Mandel. In the last lecture, we finished chapter 3 of the book. The chapter 3 was basically about what were basic drivers in the supply chain, what were the financial performance measurement criterias of the supply chain, किस तरीके से जो different drivers हैं वो supply chain की जो competitive strategy है उसको affect करते हैं. तो वो चैप्टर जो सारा था वो बेसिकली सप्लाई चेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स को या ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस किस तरह मेजर करनी है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस तरह करनी है सप्लाई चेन की, उसके बारे में था. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ द 4th चैप्टर ऑफ द बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस टू ऑनलाइन सेल्स. इसके अंदर हम बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे पास सप्लाई चेन नेटवर्क की और किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे पे, जिस तरह फैसिलिटीज़ हैं या इन्वेंटरीज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरीके से ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट पे और सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस पे या एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये चैप्टर 3 का थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन है इन अ वे कि ये चैप्टर भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही चल रहा है. आहिस्ता आहिस्ता जब ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ लेंगे तो हम फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और ज़रा ज़्यादा डिटेल के अंदर घुसेंगे. तो अभी हम कह सकते हैं कि जी वी आर एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक चैप्टर 1 till 4 अभी तक हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट इंटर रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर रहे हैं. और आहिस्ता आहिस्ता जब हम बुक के आगे चलते जाएंगे तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा ऑपरेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम फिर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे. So let us start today's lecture. Basically learning objective इस पूरे चैप्टर के क्या है? इस पूरे चैप्टर के learning objective जो है, identify the key factors to be considered when designing a distribution network. कौन कौन से basic factors हैं जो हमें consider करने पड़ते हैं जब हम एक distribution network डिज़ाइन करते हैं supply chain का. Designing the strength and weaknesses of various distribution options. ये आप बार बार देख रहे हैं कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस. तो इसके अंदर हम ज़्यादा ये देख रहे हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है, अब मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, मगर ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, उसके की फैक्टर्स क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड हाउ ऑनलाइन सेल्स हैव अफेक्टेड द डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. अब जाहिर बात है क्लासिकल एग्जांपल सप्लाई चेन की तो आप देखें तो उसके अंदर हमें वही स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन नज़र आती थी. सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर रिटेलर्स हैं. अब आपका विद द फिनोमेना ऑफ इंटरनेट आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की कॉन्फ़िगरेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनका डिज़ाइन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है. क्योंकि ऑनलाइन सेल्स के भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब हमें मिल रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो आपके रिटेल स्टोर्स थे वो ज़्यादा अब ऑनलाइन, दे प्रेफर मोर ऑनलाइन स्टोर्स रादर दैन ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स. तो हम आहिस्ता आहिस्ता जस्ट टू we are taking one eye in the past and one eye on the future. तो अब हम ऑनलाइन सेल्स का भी देखेंगे और ट्रेडिशनल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थे उनको भी देखेंगे.
इस चैप्टर के अंदर। अब हम सबसे पहले, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को डिज़ाइन करना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं सप्लाई चेन के, उनका इफेक्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द स्टेप टेकन टू मूव and store a product from the supplier stage to the customer stage in the supply chain। जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कोई मूवमेंट होती है, किस चीज़ की मूवमेंट होती है, प्रोडक्ट की होती है, कहाँ से मूवमेंट होती है, सप्लायर से मूव किया जाता है, कहाँ तक पहुँचाया जाता है, कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी सिर्फ कस्टमर इज़ द एंड कस्टमर। सप्लाई चेन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनके अंदर भी हो सकती है। आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर रॉ मटेरियल भेजता है आपके मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उससे फिनिश्ड गुड्स बना के डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको रिटेलर के पास भेजता है, और रिटेलर से जो होते हैं वो कस्टमर आके चीज़ लेते हैं या रिटेलर कस्टमर तक चीज़ पहुंचाता है। तो ये सारी की सारी जो है ये सप्लाई चेन की स्टेजेस हैं। इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी होता है, इन दोनों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी होता है, इन दोनों के दरमियान में भी होता है और इन दोनों के दरमियान में भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि जी एंड कस्टमर, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके मैन्युफैक्चरर का भी कस्टमर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर का कस्टमर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है कि जो चीज़ आपने मूव करनी है बिटवीन फ्रॉम द सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे एरियाज को अफेक्ट करती है, इन सारे एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का रोल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? द स्टेप टेकन टू मूव एंड स्टोर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज इन द सप्लाई चेन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जाहिर बात है एक मेजर स्टेप है सप्लाई चेन का, तो इट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द सप्लाई चेन। और जाहिर बात है अगर अच्छे तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, अगर बुरे तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का क्या मकसद होता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका सबसे जो आप कह सकते हो ना आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडियल अटेन करना चाहिए कि जी आपने लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और हाई रिस्पॉन्सिवनेस शो करनी है, कि आपकी कॉस्ट भी कम हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस भी तेज कर लो, चीज़ जिस टाइम पे जिस जगह पे चाहिए उस टाइम पे उस जगह पे उतनी ही क्वांटिटी में पहुंचाओ। ये दिस इज़ द आइडियल केस कि जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी आपने कॉस्ट भी कम करनी है और रिस्पॉन्सिवनेस भी बेहतरीन करनी है। ज़ाहिरी बात है प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हमें आइडियल तो नहीं मिलते, मगर एवरी कंपनी या एवरी सप्लाई चेन जो है वो यही उसकी कोशिश होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की यही कोशिश होती है कि जी कॉस्ट कम से कम करें और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिवनेस शो करें। ठीक है, अब देखते हैं कि जी हम ओवरऑल व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स which will influence the distribution network design, कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो डिज़ाइन है उसको अफेक्ट करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जाहिर बात है कि जी आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस किस पे वैल्यूएट करनी है, आपने दो डायमेंशंस पे उसको वैल्यूएट करना है कि जी आपने कस्टमर की कौन सी नीड पूरी करनी है और आपने उसको किस कॉस्ट में वो नीड पूरी करनी है। बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यही है ना कि आपने कस्टमर तक चीज़ पहुंचानी है और कितनी कॉस्ट में पहुंचानी है। अब कस्टमर की कौन सी नीड आप पूरी कर रहे हो, टाइम की नीड पूरी कर रहे हो, कॉस्ट की नीड पूरी कर रहे हो, डिफरेंट ऑप्शंस दोगे उसको डिलीवरी के, तो जाहिर बात है डिफरेंट नीड्स आप उसकी पूरी कर रहे होगे। ऑर्डर अगर आप उसका विजिबल होगा ऑन द इंटरनेट तो वो भी आप एक कस्टमर की नीड पूरी कर रहे हो। नेक्स्ट डे डिलीवरी करनी है तो वो भी एक कस्टमर की नीड है। तो आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो जो बेसिक दो क्राइटेरियाज हैं या बेसिक दो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि जी कस्टमर की कौन सी नीड पूरी कर रहे हो
और उसको कितनी कॉस्ट में पूरा कर रहे हो। ये तो बेसिक सबसे स्ट्रेटेजिक लेवल के फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन का। अब evaluate the impact on customer service and cost for different distribution network options। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये तो नीड्स उसकी आ गई कस्टमर की। अब आपने ये देखना है कि जी कस्टमर सर्विस आपने नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने 2-3 ऑप्शंस दे दिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के। अब आपने उन ऑप्शंस को वैल्यूएट करना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो ये सारे के सारे आप देखें आहिस्ता 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 अब हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जो डिज़ाइन करने का प्रोसेस है उस पर कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं डिज़ाइन पे, उसको आहिस्ता 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 हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपने देखनी है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिलीवरी नेटवर्क डिटरमिन्ड बाय रेवेन्यूज from met customer needs and network cost। अब आखिरी चीज़ आपने कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया, उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और वो कितनी कस्टमर की नीड्स पूरी कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड्स ओवरऑल होती क्या है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन में। एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस इन्फ्लुएंस्ड बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब जो कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओगे तो उसके अंदर आपके कस्टमर की कोई ना कोई नीड्स हैं जो आप पूरी करोगे। आप उसकी रिस्पांस टाइम की नीड पूरी करोगे या आप उसकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की नीड पूरी करोगे। सारी कर इट्स ऑलमोस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू केटर टू ऑल ऑफ दीज नीड्स, मगर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को केटर किया जाए और कम से कम कॉस्ट में किया जाए। तो ओवरऑल नीड्स क्या है कस्टमर की ज़ाहिरी बात है रिस्पांस टाइम की नीड है कि जी उसको तेज़ी से चीज़ आपने पहुंचानी है। उसकी दूसरी नीड जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से है कि जी उसको ज़्यादा वैरायटी मिले। तीसरी जो उसकी नीड है कि जी उसको जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहे। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी किस तरह से हो सकती है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। यार एक जगह है जहां मैं जाता हूं और जब भी मैं जाता हूं मुझे चीज़ मिलती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज़ हाई देयर। और एक और जगह है जहां जब भी मैं जाता हूं वहां चीज़ नहीं होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस। अब जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट उस पे हम देख सकते हैं, मगर बेसिकली यही है कस्टमर एक्सपीरियंस कि उसने जो चीज़ जब वो उसने सप्लाई चेन से कोई चीज़ ली तो उसको वो चीज़ मिली, क्या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी थी, और अगर वो चीज़ पसंद उसको नहीं आई तो रिटर्न करने में उसको कितनी मुश्किल है। तो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है इट इज़ मच मोर आप कह सकते हो इंटेंजिबल क्वांटिटी। इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, मगर ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस ये होता है कि जी उसने जो सप्लाई चेन के साथ इंटरेक्ट किया है उसका क्या कस्टमर एक्सपीरियंस क्या उसको पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तीसरी चीज़ जो सेकंड लास्ट उसका जो कस्टमर सर्विस के एलिमेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई चेन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन के लिए, वो है ऑर्डर विजिबिलिटी, कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है इज़ इट विजिबल। जिस तरह हम आजकल TCS की हम एक जो सर्विस मौजूद है ना कि आप TCS से जब भी कोई पार्सल भेजते हो तो आप उसका एक नंबर होता है, इंटरनेट पे वो डालो तो आपको बता देता है वो इस जगह पे है। तो ये क्या है, ऑर्डर विजिबिलिटी है। तो ऑर्डर विजिबिलिटी भी एक कस्टमर नीड है जो हम पूरी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन से। और आखिरी चीज़ जो रिटर्नेबिलिटी, कि अगर आपके कस्टमर तक कोई चीज़ गई है उसको पसंद नहीं है तो उसको वो रिटर्न करता है तो कितना आसान है उसको रिटर्न करना या कितना मुश्किल है उसको रिटर्न करना। इनिशियली अगर आपको याद हो तो सोनी कंपनी है उसने पाकिस्तान के अंदर एक अपना नेटवर्क
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ले किया था उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज भी थी, आपके पास सोनी के रिपेयरमैन थे जो आपकी अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करके देते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब हमें वो जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो नहीं नज़र आती। अब आप कोई भी चीज़ ख़रीदो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो दे आर डिस्पोजेबल, चलती हैं ठीक है, एक ख़ास वारंटी पीरियड तक वो चलती हैं, अगर ख़राब हो जाए उस ख़ास वारंटी पीरियड के बाद तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों इस तरह के डिसीजंस लिए गए कि the supply chain or the distribution network needed to maintain those customer services के जी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे, आफ्टर सेल्स रिपेयरिंग ऑपरेशन रिपेयर भी देंगे, तो ये जो है दे एडेड कॉस्ट टू द सप्लाई चेन, जिसकी वजह से उन्होंने जब कॉस्ट कटिंग की तो उन्होंने बिजनेस मॉडल को ज़रा सा चेंज किया कि जी गिव देम अ प्रोडक्ट विच इज़ वारंटीड, उस टाइम पीरियड के अंदर वो चलती है ठीक है, नई ख़राब हो जाती है तो आप उसको स्क्रैप करो और नई ले लो या रिटर्न कर दो। now there is no option of repairing it। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है सप्लाई चेन्स इवॉल्व करती हैं, क्यों? बेस्ड ऑन देयर नीड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो डिफरेंट सप्लाई चेन के फंक्शंस रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन है उसको अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि जी ओवरऑल जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कौन कौन से ड्राइवर्स हैं सप्लाई। अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर ड्राइवर्स देखे हैं ना, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग, तो हमने 6 ड्राइवर्स पढ़े थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि जी जो ये ड्राइवर्स हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे अफेक्ट करते हैं। इन ड्राइवर्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन। ज़ाहिरी बात है सोर्सिंग और जो प्राइसिंग है वो भी इसके जो नेटवर्क डिज़ाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन, उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो बेसिक एम्फेसिस है वो इन 4 ड्राइवर्स पे है कि किस तरह इन्वेंटरीज आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं इट्स समवॉट थ्योरेटिकल। इस बुक हम जैसे जैसे इस बुक को कवर करते जाएंगे वी विल फर्स्ट हैव अ थ्योरेटिकल बेस कि जी क्या चीज़ किस तरीके से अफेक्ट करती है, फिर आहिस्ता 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 हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल की तरफ जाते जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर आपने चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है इतनी क्वांटिटी में तो किस तरीके से हम उसको भेज सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में भेजें, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे तो पढ़ेंगे। मगर एट दिस स्टेज वी आर इन अ थ्योरेटिकल डिस्कशन के जी क्या चीज़ किस तरह से अफेक्ट करती है। तो अब हम देखते हैं, दिस इज़ अ बेसिक सिंपल ग्राफ। यू हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, 0 से लेके जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स टाइम आपका यहाँ है। जितना ज़्यादा आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स टाइम होगा आप उतनी कम फैसिलिटीज़ को कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जी जितना कम आपने डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स टाइम रखना है, जितनी ज़्यादा आपने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस रखनी है उतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। इट इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप और ज़ाहिरी बात है क्योंकि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतनी करीब वो कस्टमर के होंगी, एंड कस्टमर के करीब होंगी। तो जितनी वो एंड कस्टमर के करीब होंगी तो उतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव होंगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी फैसिलिटीज़ होनी है उतनी ज़्यादा आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स टाइम होगा। अब इन्वेंट्री कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ के साथ। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उनके अंदर उतनी ही इन्वेंट्री होगी, जितनी इन्वेंट्री होगी तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्रीज रखोगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। अगला
रिलेशनशिप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज। अब इसके अंदर ज़रा सा देखिए कि जी पहले तो हम देख रहे थे कब ऐसे था कि जितनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतना कम रिस्पांस टाइम होगा, जितनी कम फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा रिस्पांस टाइम होगा। अब इन्वेंट्री के केस में इस तरह था कि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। तो दैट वाज समवॉट अंडरस्टैंडेबल। अब इसके अंदर ये क्या है कि पहले ये खास हद तक गई है और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर एक डिप आ गया है। पहले हमने ये डिप नहीं देखा, पहले या तो वो ऐसे बढ़ रहा था या तो वो ऐसे कम हो रहा था। अब ये क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, इससे क्या पता चलता है कि जी जितनी कम नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ होंगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ को बढ़ाते जाओगे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती जाएगी अनटिल अ सर्टेन पॉइंट फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं, एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती है। अब आपकी जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम है, यानी कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपकी जो है कस्टमर के करीब होंगी। ठीक है, तो अगर एक ख़ास नंबर तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम होगी कि आप बड़े ट्रक लोड्स में उन फैसिलिटीज तक चीजें पहुंचा सकते हो, जो फैसिलिटीज है ना उधर बड़े। तो आपकी जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है उसके अंदर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज कर सकते हो। आगे फिर कस्टमर का जो ऑर्डर है वो जो फिनिश प्रोडक्ट ऑर्डर है वो अलग-अलग से जाएगा। अब इसके अंदर देखें, द फ्रैक्शन ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल लॉजिस्टिक्स। तो लेट्स से कि जी आखिरी 20% डिस्टेंस जो था वो उसने नॉन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ट्रेवल किया और जो 80% जो उसने डिस्टेंस था प्रोडक्ट ने वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर यानी कि ज़्यादा लॉट साइजेस के अंदर उसने कवर किया। तो ओवरऑल एक ख़ास हद तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई अगर आपने फैसिलिटीज़ बढ़ाई, मगर अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है इस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो लग रहा है उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स कि आपके लॉट साइज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू विल स्टार्ट लूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसकी वजह से एक खास नंबर ऑफ फैसिलिटीज के बाद ये जो कॉस्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं कि लॉजिस्टिक्स जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, देखिए आपकी लेट्स से कि जी मैन्युफैक्चरर जो है आपका इधर बैठा हुआ है और आपका कस्टमर, इन दोनों के दरमियान में 100 किलोमीटर का फ़र्क है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज जो लास्ट स्टेज ऑफ डिस्टेंस है या लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या होता है कि ओनली कस्टमर का ऑर्डर उस तक जा रहा होता है। ठीक है, तो इधर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सकते, मगर अगर आपके बहुत सारे कस्टमर एक साथ बैठे हुए हैं तो हम इधर तक एक बड़ा लोड ट्रक लोड भेज सकते हैं, इधर एक फैसिलिटी होगी जो उसको डिवाइड करके डिफरेंट कस्टमर तक पहुंचाएगी। तो उसने अपना पहला 80 किलोमीटर जो 80% डिस्टेंस था वो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ट्रेवल किया ना, बाकी जो उसने अपना 20% डिस्टेंस था वो नॉन इकोनॉमीज ऑफ स्केल या उसके अंदर उसने स्केल ज़्यादा चीज़ हमने ट्रांसपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से हमें महंगी पड़ी। तो एज लॉन्ग एज दिस रिलेशनशिप के जी फैसिलिटीज एक खास हद तक बेहतर लगती हैं जब तक उसके अंदर जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल चले। अगर नहीं होता, ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का इकोनॉमीज ऑफ स्केल खत्म होना शुरू हो जाए, जब आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दो तो इनबाउंड पे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जी फैसिलिटीज़ की कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ ये क्या है।
ये भी ओवरऑल अंडरस्टैंडेबल है कि जी फैसिलिटीज़ की कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जितनी ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ हैं। अब ज़ाहिरी बात है इसके अंदर ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप आप देख रहे हो। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है? लीनियर तो होता है ना, नॉर्मली वी वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जी सीधा होना चाहिए, जितनी ज़्यादा मैं फैसिलिटीज़ बढ़ाऊं उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कॉस्ट बढ़े, मगर ये एक्सपोनेंशियल जो इसके अंदर नज़र आ रहा है इसका यही हम कह सकते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, जितनी ज़्यादा आप फैसिलिटीज़ करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी भी पॉपुलेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। इसी तरह फैसिलिटी कॉस्ट भी आहिस्ता एक ख़ास हद तक वो लीनियर रहती हैं, फिर आप उनको बढ़ाना शुरू करो तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जी एक ही रिलेशन है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और ये जो कॉस्ट का इंक्रीज़ है ये ख़ास हद तक लीनियर होगा, फिर उसके बाद इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं ये क्या है कि जी टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। अब इसके अंदर देखें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या होती है। हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बात नहीं कर रहे, हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बात कर रहे हैं। इधर तक हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखी थी, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स के अंदर फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं, इन्वेंट्री भी आ जाती है और ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है। तो टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, किसी चीज़ को लॉजिस्टिक्स के प्रोसेस से गुजारने में हमें कितनी कॉस्ट आई, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए हमारी कितनी कॉस्ट आई, वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है। तो जाहिर बात है लॉजिस्टिक्स के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, आपकी इन्वेंट्री भी आती है, आपकी फैसिलिटी की कॉस्ट भी आती हैं। अब आपके पास जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी तो जाहिरी बात है आपका रिस्पॉन्स टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या कम होना शुरू हो जाएगा, कि आप ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आएंगी। तो ये रिस्पॉन्स टाइम है ये कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे जितनी ज़्यादा आपकी फैसिलिटीज़ हैं। मगर इसके अंदर भी देखें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पहले एक ख़ास हद तक कम हुई है, फिर वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी जो है वो उसके अंदर एक ख़ास हद तक मिनिमाइजेशन आती है, फिर आप फैसिलिटीज़ बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो हमने देखी थी ना कॉस्ट, अगर पीछे फैसिलिटीज़ की कॉस्ट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फैसिलिटी कॉस्ट भी आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट भी आती हैं। तो ये सारे की सारी अफेक्ट करना शुरू कर देंगी इस जगह पे। एक ख़ास हद तक नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इज़ ओके, मगर फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली जो टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बढ़ती है, क्योंकि आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ने से इन्वेंट्रीज की कॉस्ट भी बढ़ती है, आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, मगर एक ख़ास हद तक फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी जो फैसिलिटी की कॉस्ट है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कॉस्ट होंगी तो उतनी ज़्यादा उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये तीनों का इफेक्ट इस जगह पे आप नज़र आ रहा है कि जी एक ख़ास हद तक तो आपकी फैसिलिटी, नई फैसिलिटीज़ खोलोगे तो ओवरऑल रिस्पांस टाइम भी आपका बेहतर होगा और आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी, मगर फिर एक ख़ास हद तक। तो ये ऑप्टिमम पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यू लूज़ दी कॉस्ट एडवांटेज और आपका ज़्यादा पैसा लगना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, हमने थ्योरेटिकल देख लिए कि जी व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है उस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमने कस्टमर की कुछ नीड्स को मीट करना है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम मीट कर सकते हैं, और उन चीज़ों का क्या अफेक्ट पड़ता है ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके डिज़ाइन पे, वो हमने थ्योरेटिकली देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जी आगे चलते हैं कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं या कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हमें नज़र आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चॉइसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर, 2 ऑप्शंस। अब आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाने हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर, हमें क्या चीज़ें सबसे पहले डिसीजन के अंदर सबसे पहला डिसीजन क्या लेना है? विल प्रोडक्ट बी डिलीवर्ड टू कस्टमर लोकेशन और पिक्ड अप फ्रॉम अ प्री अरेंज्ड साइट, कि जो आपने चीज़ पहुंचानी है कस्टमर तक, वो कस्टमर जहां बैठा हुआ है उधर तक पहुंचानी है, कस्टमर लोकेशन तक पहुंचानी है, या कस्टमर किसी जगह पे आके उस चीज़ को लेगा। विल प्रोडक्ट फ्लो थ्रू एन इंटरमीडिएटरी और इंटरमीडिएट लोकेशन। अब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपने उसके अंदर पहले 2 डिसीजन लेने हैं कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ मैंने कस्टमर तक पहुँचानी है या कस्टमर किसी जगह से आके ले लेगा उसको। तो ये पहला आपने सवाल पूछना है। फिर दूसरा सवाल ये है कि जो चीज़ मैं पहुँचाऊँगा वो क्या किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे जाएगी या डायरेक्टली कस्टमर तक जाएगी। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। अभी हम कंसिडर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हम बना सकते हैं। तो अब इन 2 सवालों के बाद कौन कौन से पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की कन्फिगरेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास प्रैक्टिस में 6 डिज़ाइन नज़र आते हैं। जब आपने ये सवाल पूछ लिया कि मैंने क्या किस जगह तक चीज़ को पहुंचाना है और क्या जब मैं चीज़ को पहुंचाऊंगा वो किसी पॉइंट से गुजरेगी या किसी इंटरमीडिएट पॉइंट से गुजरेगी या किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू गुजरेगी। आपकी जो सप्लाई चेन नेटवर्क होता है ना, उसके अंदर रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ही इज एन इंटरमीडिएटरी या इंटरमीडिएट पॉइंट। क्या वो इंटरमीडिएटरी तक जाएगी या वो डायरेक्ट रिटेलर तक जाएगी या डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगी? तो ये आपने 2 डिसीजन लेने हैं। जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको मैंने कहाँ डिलीवर करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है। उसके बाद आपके पास ये 6 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपमेंट, कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने पास स्टोरेज करे और डायरेक्ट कस्टमर तक उसको शिप करे। मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज, कि जी उसके पास स्टोरेज मैन्युफैक्चरर के पास ही है मगर इसके अंदर एडिशनल एक इन ट्रांजिट मर्ज आ रहा है। कि ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट करते हुए उसको इन ट्रांजिट मर्ज कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी, कि जी एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास स्टोरेज होगी, मैन्युफैक्चरर के पास स्टोरेज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोरेज है विद कैरियर डिलीवरी। कोई थर्ड पार्टी कैरियर होगा, वो जिस तरह कोरियर होता है कि एक थर्ड पार्टी उसके पास ट्रक होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ट्रकों में चीज़ें भर के कस्टमर तक पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, ये भी हम देखेंगे क्या है कि जी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोरेज है और डिस्ट्रीब्यूटर आखिरी हद तक या आखिरी माइल तक पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज, इन दोनों में से किसी के पास स्टोरेज होती है विद कस्टमर पिकअप, कि कस्टमर खुद आके लेता है। इसी तरह रिटेल स्टोर विद कस्टमर पिकअप। अब ये जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लोगों को बहुत नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर, कि जो रिटेलर होता है जिसकी दुकान होती है उसके पास ही स्टोरेज होती है, उसके पास कस्टमर जाता है और चीज़ को ख़रीदता है या चीज़ को पिकअप करता है।
ठीक है, हम ये सारे ऑप्शंस देखते हैं अभी एक एक करके। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग है। अब इसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, इसका नाम अगर आप इसको किसी और नाम से देखें लिटरेचर के अंदर तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग के नाम से भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग। अब इसके अंदर देखें क्या है, ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं चीज़ों के। लेट्स से कि जी एक मैन्युफैक्चरर है वो सीरियल बनाता है, दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो शुगर बनाता है, तीसरा मैन्युफैक्चरर है वो क्लोथ्स बनाता है, चौथा मैन्युफैक्चरर है वो कुछ भी जो भी है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं। तो यू हैव मल्टीपल मैन्युफैक्चरर। अब आपके पास एक रिटेलर है, उस रिटेलर के पास कस्टमर जाता है और फिर आगे से वो रिटेलर सारे का सारा। अब इसके अंदर देखें जो डॉटेड एरोज हैं वो इंफॉर्मेशन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सॉलिड एरोज हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट फ्लो को। तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरर के पास स्टोरेज है, इसके पास अपनी 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 स्टोरेज है। स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ऑपरेशंस के अंदर और सप्लाई चेन के अंदर इस तरह इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर मैन्युफैक्चरर के पास अपनी स्टोरेज है, इधर रिटेलर के पास कोई स्टोरेज नहीं है, रिटेलर के पास कोई स्टोरेज नहीं है। और अब क्या है, डायरेक्ट शिपिंग कि जो कस्टमर है वो किसी जगह पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करता है, इंटरनेट के थ्रू करता है, किसी तरह किसी साइट के थ्रू करेगा, जिस तरह से भी करेगा वो इंफॉर्मेशन जाएगी उस साइट पे या उस रिटेलर पे, और वो फिर आगे मैन्युफैक्चरर को कहेगा कि भाई तुम इस कस्टमर को ये चीज़ पहुंचा दो। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट उस कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचाएगा। जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग में जो ऑन साइट जो होती है दैट इज सम वॉट ऑफ अ रिटेलर ना, उसके अंदर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इतनी प्राइस को आपको मिलेगा, इतनी प्राइस की ये चीज़ मिलेगी, इतनी प्राइस की ये चीज़। तो ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं वो भी रिटेलर के ही तौर पे काम कर रही होती है ना। कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देता है मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो रिटेलर या वो साइट आगे फिर मैन्युफैक्चरर्स को कहती है कि तुम इसको ये चीज़ पहुंचाओ, और वो मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको चीज़ पहुंचाता है फिजिकली थ्रू TCS, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, किसी के थ्रू भी पहुंचा सकता है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं जो ड्रॉप शिपिंग होती है या मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क जो होता है, उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ कॉस्ट आती हैं, कहाँ कहाँ वो परफॉर्म करता है नहीं करता। तो इन्वेंट्री क्या है, इसके अंदर इन्वेंट्री क्या है, लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन, बेनिफिट्स ऑफ एग्रीगेशन आर हाईएस्ट फॉर लो डिमांड हाई वैल्यू आइटम्स। अब इस तरह का जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, उसके अंदर क्या है, एग्रीगेशन अगर हो जाए तो फायदा होता है। एग्रीगेशन किन चीज़ों में फ़ायदा देती है, वो चीज़ें जिनकी डिमांड कम होती है और वो ज़्यादा महंगी होती हैं। अब घड़ी जिस तरह है, ये जो इसकी डिमांड क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं, और ये हाई वैल्यू आइटम है। तो इस केस के अंदर जो ये वाला नेटवर्क है ये ज़्यादा बेहतर है कि जी कोई भी जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो अपने पास इन चीज़ों की इन्वेंट्री रखता है। और एग्रीगेशन का क्या मतलब है कि एग्रीगेशन उसके पास सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास एग्रीगेट होके आती है, उसके पास इंडिविजुअली नहीं आती। तो ये रिटेलर उसको बता देगा यार मुझे 10 चीज़ें चाहिए, इसी तरह एक और रिटेलर होगा वो उसको बताएगा मुझे 20 चाहिए, एक और रिटेलर होगा वो उसको बताएगा मुझे 30 चाहिए। तो ये इसके पास पूरी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी कि जी एक को 10 चाहिए, एक को 20 चाहिए, एक को 30 चाहिए। तो उसने एग्रीगेट डिमांड कर ली कि यार इसकी 60 चीज़ों की डिमांड है, तो ये एग्रीगेटेड डिमांड उसके पास आ गई है। एग्रीगेटेड डिमांड किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा बेहतर रहती है, जिनकी कॉस्ट जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू है और उनकी डिमांड ओवरऑल कम होती है।
तो इसका फ़ायदा होता है एग्रीगेशन का। तो इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह बेनिफिट्स आर लार्ज इफ प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कैन बी पोस्टपोन्ड एट दी मैन्युफैक्चरर। अब मैंने आपको पोस्टपोनमेंट भी बताई हुई है कि जी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन, ज़ाहिर बात है लो डिमांड एंड हाई वैल्यू आइटम्स के अंदर कस्टमाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब, मुझे इस रंग की चाहिए, मुझे डायल उसका इस तरह का चाहिए, मुझे उसके अंदर डायमंड रिंग्स या कोई इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए, तो वो क्या हाई कस्टमाइजेशन। तो पोस्टपोनमेंट एक स्ट्रेटजी है जिससे हाई कस्टमाइजेशन यूज़ की जा सकती है। पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब होता है, आखिरी हद तक प्रोडक्ट को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर इस तरह करो कि जो उसके अंदर आखिर में जो चेंजेस आनी है वो ज़रा देर से आए, ताकि शुरू में ही वो चेंजेस आप ना डाल लो और बाद में आप उसे यूज़ ना कर सको। तो आखिरी हद तक उसको पोस्टपोन करते हैं उसकी असेंबली को, ताकि डिफरेंट कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको असेंबल किया जाए। अब इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क है उसका ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरीके से उसका अफेक्ट होता है। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस एंड डिसएग्रीगेट शिपिंग। अब ये वही बात है, मैंने आपको पहले बताया ना पिछले लेक्चर के अंदर, बल्कि पिछली स्लाइड्स के अंदर, कि जी आपकी फैसिलिटी अगर 80% अपना डिस्टेंस वो एक बड़े लॉट में कर रही है और आगे अपना 20% डिस्टेंस वो छोटे छोटे लॉट पार्सल्स में अपने कस्टमर तक पहुंच रही है, तो क्या द बिगर लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज इन एग्रीगेटेड या इन एग्रीगेटेड शिपिंग या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वाज फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मगर अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जी जो मैन्युफैक्चरर है वो छोटे छोटे पार्सल बना के कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो छोटे छोटे पार्सल कस्टमर तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड कि जी एक बड़ा जो ओवरऑल कंटेनर भर के पहुंचाया जाए। आगे देखते हैं कि जी फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग की क्या कॉस्ट होंगी। Low facility cost because of aggregation, some saving on handling cost if manufacturer can manage small shipment or ship from production line। अब इसके अंदर ये है कि जी फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ती। आप इसमें देखें एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उसी के अंदर एक इन्वेंट्री होती है, उसी से ही चीज़ें आगे कस्टमर तक पहुंचाई जाती हैं। अगर ये अपनी हैंडलिंग कॉस्ट और जो बेसिकली डिफरेंट ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट हैं, अगर मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को अटेन कर लेता है कि जी हैंडलिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़रा कम हो जाए, तो फिर उसको फैसिलिटी एंड हैंडलिंग के अंदर और कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नॉर्मली हैंडलिंग कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने से बेहतर हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह के नेटवर्क के अंदर। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। अब जाहिरी बात है, आप इसके अंदर देखो तो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, कस्टमर से रिटेलर तक इंफॉर्मेशन आ रही है और फिर रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि इस कस्टमर नंबर 1 ने इतनी क्वांटिटी में इस डेट तक ये चीज़ मंगवाई है तो तुमने भेजनी है। तो ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होने चाहिए जो ऑटोमेटिकली और इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें। अगर ये आप हाथ से या पेपर से करने बैठोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल रिटेलर्स और जो साइट्स होती हैं दे हैव वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताती हैं किस टाइम पे किस क्वांटिटी में किस कस्टमर तक कितनी चीज़ पहुंचानी है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो रही होती है, हाथ से मैनेज करना इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब और देखते हैं, अब हमने देख लिए कि जी ये जो 4 ड्राइवर्स थे कि जी इन्वेंट्री कॉस्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी किस तरह से इस नेटवर्क से इन्फ्लुएंस हो, इस जिस तरह जो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग या जिसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं वो किस तरह से अफेक्ट होती हैं।
अब हम देखते हैं कि जी कस्टमर किस तरीके से कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस मिलती है, या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगाने से कस्टमर की कौन कौन सी नीड्स पूरी होती हैं, या कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर को। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम आपके पास होता है कि कितनी देर में आपको चीज़ मिल गई है, जिस दिन उसने ऑर्डर किया और उसके कितने दिनों बाद मिल गई। अब इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होता है। आपको अगर कोई चीज़ फ़ौरन चाहिए, आप बाज़ार से जाके ले आते हो, तो उसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको 1 हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन इतना तो आपको वेट करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ लॉन्ग। क्यों रिस्पॉन्स टाइम क्यों है? क्योंकि उसने ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, ऑर्डर प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचानी है, मैन्युफैक्चरर ने जो है अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करना उसके हिसाब से, और फिर जब वो चीज़ बनेगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है इतने दूर से। तो वो जाहिर बात है कि फैसिलिटीज़ इसके अंदर कम है ना, तो जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन उसको ज़्यादा लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा। तो रिस्पॉन्स टाइम तो इस तरह के नेटवर्क के अंदर, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर ज़्यादा होता ही होता है। अब प्रोडक्ट वैरायटी कितनी मिलती है आपको इसके अंदर? प्रोडक्ट वैरायटी इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। आप किसी भी साइट पे जाओ, ईबे पे जाओ, किसी भी ऐसी साइट पे जाओ जहां आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो, आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है जितनी कि आपको दुकानों में भी नहीं मिलती। आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिलते हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर आपको हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी मिलती है, हाई वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, बेसिकली प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ये है कि जी आपने जो कस्टमर ने आपसे जो चीज़ मांगी है उसको, उस चीज़ को आप पहुंचा सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उसको वो चीज़ मिल जाए। तो ज़ाहिरी बात है इट टेक्स टाइम, मगर मिल जाती है, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको हैंडल कर रहा होता है। मैन्युफैक्चरर तक एक एग्रीगेट डिमांड जाती है सारे रिटेलर्स की, वो सारी डिमांड को एक साथ मीट करता है। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर अच्छी होती है कि जी आपको हमेशा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट इज़ ऑलमोस्ट 100% जब भी आप ऑर्डर करते हो। कस्टमर एक्सपीरियंस, अब कस्टमर एक्सपीरियंस ज़रा सा इसके अंदर आप कह सकते हो कि इट इज़ समवट डिफ़िकल्ट। अब आपने एक चीज़ मंगवाई है तब तो आपके लिए कस्टमर एक्सपीरियंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक चीज़ मंगवाई, वो चीज़ आपके घर आ गई उस टाइम पे, ठीक है। अब आपने इससे 2 या 3 चीज़ें मंगवा ली। आपने कहा कि मैंने घड़ी भी, मैंने जो है वो एक चीज़ घड़ी और मैंने क्लोथ्स भी मंगवाने हैं, तो वो 2 सप्लायर से आएगी, 2 मैन्युफैक्चरर से आएगी। एक घड़ी का मैन्युफैक्चरर होगा और एक क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरर होगा। तो ये जो प्रोडक्ट आनी है वो इंडिविजुअली आनी है। इसने आपको भेजा एक शिपमेंट से, इसने आपको भेजा दूसरी शिपमेंट से। तो क्या हुआ, अब आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जी आपको पहली शिपमेंट के लिए भी अपने घर में या कहीं ना कहीं बाउंड होके बैठना पड़ेगा, और दूसरी शिपमेंट में भी आपको किसी अपने घर में या किसी जगह, जिस जगह पे आपने मंगवाई है उस जगह पे बाउंड होके बैठना। अगर आपने 3 चीज़ें मंगवाई हैं तो वो तीनों जगहों से अलग-अलग शिपमेंट आ रही होगी। तो शिपमेंट को रिसीव करना इज समवॉट प्रॉब्लमेटिक इन दिस मॉडल, या इन दिस मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच इज ड्रॉप शिपिंग, या इसको मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग भी कहते हैं। तो ये ज़रा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इट इज़ अ बिट प्रॉब्लमेटिक है इसके अंदर ज़रा सी। यू हैव टू, इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट, अगर आपको कोई मसला नहीं है एक जगह पे बैठे रहने पे, तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि जी आप उस डिलीवरी के लिए एक जगह पे स्टक होके बैठे हुए, वो मल्टीपल डिलीवरीज ने आना है, तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट क्या होता है कि जैसी कोई चीज़
बनी है वो मार्केट में कितने। अब नॉर्मल जो हमारे मॉडल है कि जी अगर कोई नई घड़ी का वो बना है, मॉडल बना है या कोई नई घड़ी का डिज़ाइन आया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो कन्वेंशनल स्टोर्स हैं उनमें कुछ टाइम लगता है पहुंचते पहुंचते कि जी अगर अमेरिका में या अभी नया घड़ी का कोई मॉडल लॉन्च हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो है स्टोर्स के अंदर नज़र आना शुरू होगा। तो वो टाइम टू मार्केट कि जिस दिन वो चीज़ बनी और जिस दिन वो मार्केट में सेल होना शुरू हुई, तो जाहिर बात है जिस दिन मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बनाना शुरू की तो उसी दिन वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गई। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर क्या है, आपकी चीज़ बड़ी तेज़ी से मार्केट में आ जाती है। ऑर्डर विजिबिलिटी जो है वो इसके अंदर ज़रा सी डिफ़िकल्ट इस तरीके से होती है, मोर डिफ़िकल्ट बट ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम कस्टमर सर्विस पर्सपेक्टिव। अब आपको ऑर्डर विजिबिलिटी इसके अंदर ज़रा सी डिफ़िकल्ट इस तरीके से है कि देखें आप गए रिटेलर या किसी साइट पे आपने ऑर्डर किया, वो चीज़ आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने बनाई और फिर आपको भेजी, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्डर की जो विजिबिलिटी है इट इज़ समवट डिफिकल्ट टू मैनेज। रिटेलर ने तो क्या किया, आपकी इंफॉर्मेशन भेज दी कि इस बंदे को इस जगह तक इस टाइम तक ये चीज़ चाहिए। अब उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन के जी मैन्युफैक्चरर ने तो एग्रीगेट प्रोडक्शन किया ना, तो उसको फिर पैकेज करके स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना और वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेज करना, वो इट इज़ a little bit difficult process। लेट्स से कि जी आपने एक चीज़ मांगी है और रिटेलर ने कहा कि जी ये चीज़ बनाओ, रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को कहा, मैन्युफैक्चरर ने बल्क में वो चीज़ें बनाई, उनमें से एक चीज़ को डाला पैकेज के अंदर और ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इस कस्टमर की ये चीज़ बना दी है और इस टाइम पे मैंने उसको भेज दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन फिर उसे रिटेलर तक या कस्टमर तक ट्रांसमिट करनी है। तो फिर किस मैकेनिज्म से ट्रांसमिट करनी है, तो वो इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट मगर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो नॉर्मल केसेस के अंदर हम यही देखते हैं कि इनके अंदर ज़रा सी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है कि जब कोई चीज़ बन जाती है तो वो शेयर कर देते हैं रिटेलर के साथ कि ये चीज़ बन गई है, मैंने भेज दी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ये है इसकी। तो ओवरऑल ऑर्डर विजिबिलिटी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मगर ज़रा सी डिफ़िकल्ट भी होती है। रिटर्नेबिलिटी, अब ये प्रॉब्लम है इधर। अब इसके अंदर अगर चीज़ ख़राब हो जाए या चीज़ सही नहीं पहुंची, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में कोई ना कोई ख़राबी आ गई है, चीज़ टूट गई है रास्ते में कुछ, तो रिटर्नेबिलिटी इज़ अ बेसिक इशू। क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा रिटेलर्स तो नहीं है कि आप किसी भी रिटेलर के पास जाके चीज़ दे दो, आपके पास 1-2 रिटेलर्स हैं या साइट्स हैं। अब मैं रिटर्न किस तरह करूं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को तो रिटर्न करना मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा लगेगी उसमें। तो इसके अंदर इस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जो डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क होता है, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है रिटर्नेबिलिटी कि किस तरीके से आपने रिटर्न करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम विच वी इनकाउंटर इन सच अ नेटवर्क। अब हम पहला नेटवर्क तो हमने देख लिया जिसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। उसके अंदर मैन्युफैक्चरर के पास स्टोरेज होती है और कस्टमर जो है कस्टमर तक वो डायरेक्ट शिप करता है, ठीक है। उसके अंदर जो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि अगर आपने एक ऑर्डर किया तो वेल एंड गुड, ठीक है, एक ऑर्डर जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर तक पहुंचा देगा। अब आपने 4-5 चीज़ें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की ऑर्डर की हैं, तो वो 4-5 मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एक कस्टमर तक चीज़ भेजेंगे। ये लेट से मंडे को आपके पास आती है, ये ट्यूसडे को आपके पास आती है, वेडनेसडे के आपके पास आती है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम यू।
तो अब आप 3 दिन तक बंदे रह गए हो कि जी आपने 3 चीज़ें रिसीव करनी है, अब मैं 3 दिन तक बैठा हुआ हूँ उसके लिए। तो ये जो है कस्टमर एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रा सी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अब इसको कैटर किस तरह किया जा सकता है? एक और नेटवर्क की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। मैन्युफैक्चरर के पास अपनी स्टोरेज होती है, मैन्युफैक्चरर जो है वो इन सारों के पास, ये सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके पास अपनी फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट शिप करते हैं और इसके अंदर एक इन ट्रांजिट मर्ज हो जाता है। ठीक है, आपने कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दी रिटेलर को, रिटेलर ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर भी हो सकता है या ये एक साइट भी हो सकती है इंटरनेट पे, तो एनी टाइप ऑफ रिटेलर, उसको इंफॉर्मेशन दी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर फिर क्या कहता है? रिटेलर मैन्युफैक्चरर को कहता है कि जी इस कस्टमर को ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए और इस टाइम तक इसको चाहिए। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, डिफरेंट रिटेलर्स से इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं। रिटेलर 2 जो है वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है, रिटेलर 3 भी उसको इन तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है, रिटेलर 4 भी उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट, डिमांड को एग्रीगेट कर लेता है और उसकी एक प्रोडक्शन करता है, पूरी की पूरी एग्रीगेट या एक बल्क में उसको बनाता है और फिर वो उसको चीज़ को डिफरेंट कस्टमर तक पहुंचाता है ऑर्डर्स, पार्सल्स की फॉर्म में, डायरेक्ट शिपिंग उनको करता है। अब इसके अंदर जो चीज़ है दैट इज़ इन ट्रांजिट मर्ज। अब ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी ना कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से चीज़ें आनी है एक कस्टमर तक, तो वो उस कस्टमर को फिर प्रॉब्लम होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस उसका ज़रा ख़राब हो जाता है कि यार उसको बैठे रहना पड़ता है अपने ऑर्डर के इंतज़ार में। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट कस्टमर्स ने, लेट से कस्टमर ने 2 या 3 चीज़ें मांगी हैं तो वो इन ट्रांजिट मर्ज हो जाती हैं। तो कस्टमर का जो ऑर्डर है, लेट से जी कस्टमर 1 का ऑर्डर है कि उसे प्रोडक्ट 1 भी चाहिए और उसको प्रोडक्ट 2 भी चाहिए, तो प्रोडक्ट 1 भी इधर आएगी और प्रोडक्ट 2 जो है वो भी, ये आपका मैन्युफैक्चरर 1 जो प्रोडक्ट 1 बनाता है, मैन्युफैक्चरर 2 जो प्रोडक्ट 2 बनाता है, मैन्युफैक्चरर 3 जो प्रोडक्ट 3 बनाता है एंड सो ऑन। तो इन दोनों ने अपनी चीज़ें भेजी इस जगह पे और ये दोनों चीज़ें इधर मर्ज हो गई, इनको एक पार्सल में डाल के फिर कस्टमर 1 तक आपने पहुंचा दी। ठीक है, ये इसके अंदर ये शो हो रहा है कस्टमर 1। तो इसका ये फायदा होता है कि इन ट्रांजिट मर्ज होता है। अब इसको किस तरह किया जाता है? एक कोई फैसिलिटी बनाई जा सकती है, कोई वेयरहाउस बनाया जा सकता है जहां सारे ऑर्डर्स आए, उधर से सारे ऑर्डर्स फिर रीपैकेज होके, रीअसेंबल होके आगे चले जाएं। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको इस तरह से, डेल कंप्यूटर्स जो है वो क्या करता है, डेल कंप्यूटर का कोई रिटेलर, बहुत कम ब्रिक्स एंड मोर्टर रिटेलर है, उनकी कोई दुकानें नहीं है जो आपको नज़र आए, उनकी ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर एक कंपोनेंट बना रहा होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरर दूसरा कंपोनेंट बना रहा होता है, वो आते हैं एक सेंट्रल साइट पे जहां उनको असेंबल करके और फिर जो एंड ऑर्डर होता है वो कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अभी हमने और भी नेटवर्क्स को डिस्कस करना है। आज जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं उसके अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स विच
have an influence on the design of a distribution network. अब हम strength and weaknesses पढ़ रहे हैं different configurations जो हमारे पास मौजूद हैं distribution networks की. कौन कौन सी different configuration हमारे पास मौजूद हैं? हमारे पास ये 6 configurations मौजूद हैं distribution networks की. हमने इसकी strength and weaknesses पढ़ ली. इसका हमने अभी नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा है उसको पढ़ा है. इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद. अस्सलाम वालेकुम.